Jai Mata Di all and welcome to Happy Learning Series question number 9 and congratulations to Varun Chavda on winning that question number 8 and full Savvy Takeover code which is useful in the executive program as well as in the professional program in both of them जो दोनों में useful है and I'll say आज का question आप लोगों को मालूम है that today's question is coming on remuneration of board of directors section 197 और कल का क्वेश्चन जो आएगा दैट इज ऑन मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस लेकिन कल का क्वेश्चन कल नहीं आएगा देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 डे इन बिटवीन रीजन मैं बताऊंगा एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन विल बी कमिंग ऑन मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस सो यू विल हैव टू स्टडी अबाउट दैट क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वो अच्छे से पढ़िएगा इंटरप्रिटेशंस करेंगे उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बट आज का क्वेश्चन सेक्शन 197 दैट यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ और मैं कहूँगा कि आज के सवाल पे पहुँचने से पहले मैं कल का क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि कल के क्वेश्चन के बाद बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे और कल जब मैंने लाइव चैट में आंसर्स आते हुए देखे फॉर विनिंग द प्राइजेस आई वाज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड 98% आंसर्स वर रॉन्ग सारे गलत आंसर्स भागे जा रहे थे जर्र से वो फ्लो चल रहा था ऐसा लग रहा था फ्लड आ गया गलत आंसर्स का बीच में 1-2 आंसर्स 3 आंसर्स 4 आंसर्स मुझे ठीक नजर आए बीच में एंड फाइनली आई फाउंड द विनर आउट ऑफ दैट बट इतने सारे गलत आंसर्स तो ये समझ में आया कि येस और नो लिखना भी आसान काम नहीं है येस नो येस येस नो 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 येस मतलब नो 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 3 आंसर्स चाहिए थे और उसी में इतनी तकलीफ है तो मतलब इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो उस जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर जो हिडन इंटरप्रिटेशंस हैं जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगी तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हो और अभी तो मैंने क्वेश्चन वो पूछा था सेक्शन 164 जो सब लोगों की डिमांड थी कि सर सेक्शन 164 से पूछना और वही पूछा जो आप लोगों ने कहा और फिर भी 98% 99% आंसर अगर गलत आ रहे हैं तो दैट वॉज अ बिग सरप्राइज एंड आई से आज का भी टॉपिक आपको पता ही था पहले से आई होप आप तैयारी करके आए होंगे एंड बिफोर आई रियली मूव ऑन फर्दर कल के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 जो कल आया था और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सिचुएशन 1 2 3 मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि सर प्लीज जस्टिफाई कर दो बता तो दो वो नो क्यों था वो येस क्यों था और वो नो 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 क्यों था तो मैं उसमें जहां तक मुझे लगता है ज़रूरी है वो ज़रूर बताऊंगा अभी एंड देन आई विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन टुडे और उसके अंदर जो पहली सिचुएशन थी हमारे पास कल इन द क्वेश्चन नंबर 8 दैट वाज कि एक पब्लिक कंपनी है जिसने क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू तो किए लेकिन उसके ऊपर डिविडेंड पे नहीं किया फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स और उसके बाद डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज फॉर मोर देन 2 ईयर्स इवन आफ्टर दैट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स तब भी डिफॉल्ट चल रहा है तो क्या वहां पर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो आंसर इज नो तो सवाल पूछा गया सर क्यों तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज रिटन इन द लॉ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई इज दैट रिटन और एक्चुअली इंटरप्रिटेशन क्या है अब उस सवाल का जवाब देने से पहले आज एक नया सवाल पूछ रहा हूँ कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल आप बताइएगा आंसर आज अभी यहीं लाइव चैट के अंदर कि इक्विटी डिविडेंड सबको मालूम है कि डिक्लेयर करना पड़ता है और एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं और इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो सवाल ये है कि जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर हैं क्या उसमें इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा और फिर इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा 1 by 1 क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि डिविडेंड इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स या नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है सो राइट डाउन द आंसर इन द लाइव चैट ओवर हियर एंड देन आई विल गिव माई आंसर उसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा तो आई एम काउंटिंग 10 एंड यू गिव योर आंसर सो लेट अस स्टार्ट विल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हाँ जी अब मेरी तरफ से आंसर सुनिएगा बहुत ध्यान से इक्विटी डिविडेंड तो डिक्लेयर करना होता है वो तो मतलब काइंड ऑफ तभी पे होता है जब वो पहले डिक्लेयर किया जाता है तो इक्विटी डिविडेंड के केस में हमेशा पहले डिक्लेयर किया जाता है और फिर पे किया जाता है चाहे वो इंटरम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है चाहे वो फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है इंटरम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और पे करते हैं और
वेल फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, और फिर शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, और फिर फाइनली पे किया जाता है विद इन 30 days आफ्टर द डिक्लेरेशन, जो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा हुआ है। सेक्शन 96 ले लीजिए, सेक्शन 127 ले लीजिए, वो सब मिलाकर, हाँ, द कंसोलिडेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। एंड देन आई विल से प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करें तो द फाइनल आंसर इज कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो डायरेक्टली पे किया जाता है, और ये अंडरस्टूड है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल पे करना ही करना है। देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन, क्योंकि कंपनी ने ऑब्वियसली वो शुरू से बोल कर लिया कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फॉर 20 ईयर्स और फॉर 30 ईयर्स एज द केस में भी, और आपका पैसा रिडीम कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स। बट इट इज अंडरस्टूड कि हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही है, और उसके लिए डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड एट ऑल। तो डिक्लेयर्ड वर्ड के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ आज, और उसका रीज़न है कि सेक्शन 164 जो कल आप डिस्कस कर रहे थे, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए और क्लॉज बी रादर, आज से उस क्लॉज बी में क्या लिखा है, कौन से वाले डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ, कंपनी हैज़ committed default, a person is director in a company and that company has committed default A और default B, और मैं अभी B के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्लॉज B पे, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज B, जिसमें लिखा हुआ है द कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इन द payment of interest on deposits, or default in the redemption of debentures, or in the payment of interest on debentures, or default in the payment of declared dividend, the dividend which is declared, and then that default, that failure continues for 1 year or more than 1 year, then the directors of that company are disqualified. तो पांचवा पॉइंट मैंने क्या बोला, that is the default is there in the payment of dividend which is declared. तो इक्विटी डिविडेंड अगर कंपनी डिक्लेयर करती है और डिक्लेयर करने के बाद विद इन 30 डेज पे नहीं करती है, और वो 30 डेज खत्म होने के बाद भी फिर 1 ईयर और डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है, तो 1 ईयर खत्म होने के बाद डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो डिक्लेयर होता ही नहीं है, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर होता ही नहीं है तो वो इस क्लॉज बी की लैंग्वेज में फॉल करेगा ही नहीं। आई होप समझ में आया सबको। आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। सो वेल आई से लॉ सीखते हैं, पढ़ते पढ़ते सीखते हैं, और यही तरीका है लॉ सीखने का, इंटरप्रिटेशन सीखने का। और एक सवाल जो कल पूछा गया था, दैट वाज कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए सर, तो और डायरेक्टर वहाँ डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं हुए, और रिडम्पशन डेट, ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहाँ से 1 ईयर और कंटिन्यू हुआ वो फेलियर, और 1 ईयर के बाद डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारे आंसर आए येस, एक्चुअली द आंसर इज नो, एंड आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर नो क्यों है, क्योंकि 5 डिफॉल्ट जो मैंने अभी अभी बोले उसमें कहीं भी डिफॉल्ट इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो था ही नहीं। तो जो 5 डिफॉल्ट मैंने बोले वो कौन से थे, डिफॉल्ट इन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, एंड डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड, एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूस फॉर 1 ईयर और मोर। तो इन 5 डिफॉल्ट्स में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिफॉल्ट तो था ही नहीं। तो कंपनी ने अगर उन 5 डिफॉल्ट्स के अलावा कोई छठा डिफॉल्ट किया है तो फिर वो कंपनी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में फॉल नहीं करती और डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होते। आई होप समझ में आ रहा है। वो येस और नो बताना आसान काम नहीं है। और एक लाइन यहाँ पर बोलूँगा, जब हम ये 5 डिफॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं सभी अपने फेस टू फेस बैचेस में भी हमेशा बोलता रहा दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर or memorize what is written in the law, but it is actually more important to know what is not written in the law. I repeat, it is very important to know what is written in the law, but it is actually more important to know what is not written in the law. If you are able to remember what is there inside the boundary of law, then you will automatically remember what is outside the बाउंड्री ऑफ लॉ। वो अपने आप ही याद हो जाएगा। 5 चीज़ें याद कर लीजिए कि बाउंड्री ऑफ लॉ में है, तो कोई छठा डिफॉल्ट है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ लॉ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इसकी एक्सेप्शंस हैं कि कोर्ट में खड़े होकर लड़ाई हो जाती है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कि जो चीज़ें लॉ मेकर ने लॉ में नहीं लिखी हैं उसको भी लॉ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जाता है कई बार कि सर ये जो चीज़ें लॉ मेकर ने लॉ में नहीं लिखी हैं इसको लॉ में होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कई बार कन्विंस हो भी जाता है। इट इज़ केस टू केस बेसिस, लेकिन उन सब डिटेल्स में और एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में अभी नहीं जाऊँगा। अब एक चीज़ बोलूँगा, आज के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, बट आज के क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ और भी सीखना है। तो इस सीरीज़ का पर्पज़ सिर्फ प्राइजेस नहीं है, उसके साथ साथ मैं कहूँगा सीखना भी इस सीरीज़ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, सोचना, आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा इसी सीरीज़ में। सेक्शन 2 जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस, 3 एक्ट्स में किस तरीके से पढ़ा जाता है, कंपैरिजन करना है आपको 3 एक्ट्स में किस तरीके से पढ़ा जाता है। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2 क्लॉज या सेक्शन 2 सबसेक्शन कैसे पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 2 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कैसे पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी या सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन सबसेक्शन कैसे पढ़ा जाता है। एंड नंबर 3 I'll say कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें जब कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ, और सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज या सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज, सबसेक्शन बीच में आएगा या सबसेक्शन बीच में आएगा नहीं, सेक्शन के बाद डायरेक्ट क्लॉज आएगा, कैसे पढ़ेंगे। तो आपको 3 चीज़ें ढूंढनी है, रिसर्च करना है आपको, और मैं कहूँगा बहुत ध्यान से सेक्शन 2 की पहली लाइन पढ़िएगा। तीनों एक्ट्स के अंदर एक हिंट दे रहा हूँ आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तीनों के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा और कंपैरिजन बताइएगा। तीनों में तरीके अलग हैं और मज़ा आएगा, रिसर्च करेंगे, सीखने के लिए मिलेगा ज़िंदगी में कुछ कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है। खैर, फाइनली आज का सवाल, बड़ी देर से इंतजार थी सर, आज का सवाल तो बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कमिंग फ्रॉम रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन आंसर आप एकदम से नहीं देंगे, आंसर आप तब देंगे जब मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा। और वो इंडिकेटर आज का क्या रहेगा, व्हाट विल बी द इंडिकेटर टुडे, वो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए उसके लिए। वो इंडिकेटर, मैं स्क्रीन से गायब हो जाऊंगा और वो इंडिकेटर स्क्रीन पे आ जाएगा, तब आपको अपने आंसर देने शुरू करने होंगे। तो आज का इंडिकेटर थोड़ा सा अलग तरीके से स्क्रीन पे आने वाला है। नाउ विल आई से गेट स्टार्टेड, गेट रेडी एंड गेट सेट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का सवाल सेक्शन 197 से, अब ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एक हॉस्पिटल है, एक अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, और कोई हॉस्पिटल जिसका नाम आपने सुना हो वो भी आप लाइव चैट में लिख सकते हैं। दिल्ली में, मुंबई में जो फेमस हॉस्पिटल्स हैं उनका नाम आप लाइव चैट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में वो एक पब्लिक कंपनी की फॉर्म में है। लाइक let us presume कि मेदांता हॉस्पिटल is a company in the Companies Act and that is limited public company, हाँ, public limited company। तो मेदांता हॉस्पिटल्स लिमिटेड, something of that sort, या अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड। अब रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम है सेक्शन 197 में प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कितना भी रेम्यूनरेशन दे सकती है, देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम। पब्लिक कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स को पुट टुगेदर एग्रीगेट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स दे सकती है हर साल, और 11% से ज़्यादा देना हो तो विल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। ये तो मैं ही बता रहा हूँ आपको सब कुछ, ये सवाल नहीं है अभी यहाँ। और विल आई से 1 मैनेजिंग डायरेक्टर और 1 द मैनेजर और 1 होल टाइम डायरेक्टर, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ऊपर जाना है, लिमिट एक्सीड करनी है, देन यू हैव टू पास द रेजोल्यूशंस। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स 1%, 3%, वो सिचुएशंस में अभी नहीं जा रहा हूँ। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको याद है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सेक्शन 197 के फ्लो में लेकर आ रहा हूँ। अब सवाल पे आता हूँ, फाइनली गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कहा कि एक हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल लिमिटेड और अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड, लेट अस से अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड। अब अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड में मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि जो हर साल का एनुअल नेट प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट ईयर का आया ₹100 करोड़, 100 करोड़। और कोरोना है लेकिन हॉस्पिटल्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बिजनेस चल ही रहा है, बिजनेस कह सकते हैं, दे आर अर्निंग गुड रेवेन्यू। और जितने लोग बीमार हैं पहुंच ही रहे हैं हॉस्पिटल, तो ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू डाउन है। 100 करोड़ रुपए मैं प्रिज्यूम करता हूँ नेट प्रॉफिट कमाया।
उसके हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी गिवन 5%, मतलब 5 करोड़ रुपए का एनुअल रेम्युनरेशन पैकेज दे सकते हैं एमडी को। और वहाँ मैं 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लेता हूँ जो एमडी हैं वो लाला जी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वेल बट आई से BCom MCom तक किया हुआ है, बट नो प्रोफेशनल डिग्री उनको, लेकिन वो पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम द प्रमोटर फैमिली जिन्होंने वो हॉस्पिटल क्रिएट किया, बनाया। एंड देन वेल वहाँ पर उनकी जो सैलरी है दैट इज़ 4.8 करोड़ पर एनम, या कह लीजिए 40 लाख रुपीज़ पर मंथ, 4.8 करोड़ पर एनम विद इन द लिमिट ऑफ 5 करोड़। लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ पर एज एमडी तो जो रेम्युनरेशन ले रहे हैं 4.8 करोड़ पर एनम वो ले रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो टेकिंग एडिशनल रेम्युनरेशन एज इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल इन चार्ज, मेडिकल इन चार्ज वाली रेम्युनरेशन भी ले रहे हैं 1.2 करोड़ पर एनम, या कह लीजिए 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। टोटल हो गया 4.8 करोड़ प्लस 1.2 करोड़, टोटल बिकम्स दैट इज़ 6 करोड़ पर एनम। वो 5 करोड़ की लिमिट तो जंप हो रही है। अब मेरा सवाल है आपके लिए यहाँ पर, सवाल ध्यान से सुनिएगा क्या पूछने जा रहा हूँ, कि ये जो 1.2 करोड़ वो ले रहे हैं ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। सवाल मैंने क्या पूछा, ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से कनेक्ट कर रहा हूँ कहाँ, सेक्शन 188 के साथ। तो सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज F के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये बेसिकली इसको ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे या नहीं करेंगे। ये जो 1.2 करोड़ पर एनम वो ले रहे हैं, इज इट ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, येस और नो। और इज इट can I say this 1.2 crore is over and above the remuneration to which he is entitled as director of the company, as managing director of the company, या फिर ये 1.2 करोड़ जो है ये रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर का ही पार्ट है, रेम्युनरेशन ऑफ एमडी का ही पार्ट है। आंसर अभी मत दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने कोई भी आंसर लिखा भी है चैट बॉक्स में, वो सारे लाइव चैट में जितने भी आंसर्स हैं वो सारे इनवैलिड हैं अभी तक जितने भी आंसर्स आपने दिए। नाउ देन तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये आपके लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आना है, और मैंने कहा था इंडिकेटर आएगा स्क्रीन पे तभी आप वो आंसर्स लिखेंगे, वरना अभी आप आंसर्स नहीं लिखेंगे। सो वेल आई विल से दिस इज फर्स्ट पार्ट, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। Situation 2, let us say Medanta Hospitals Limited in Gurugram, Gurgaon, whatever you call it, और वहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, let us presume, एक नाम ले लेते हैं, फेमस नाम है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, कि डॉक्टर त्रेहान हु इज़ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, वो वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एज सच ही इज़ प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। और वो वहाँ पर सेम सिचुएशन, 100 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जिसमें से 5% के हिसाब से 5 करोड़ का एनुअल पैकेज बनता है एज मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनको 4.8 करोड़ पर एनम दिया जा रहा है, या 40 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर दी जा रही है। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और कार्डियक सर्जन भी हैं, सर्जरी ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए उनको पर सर्जरी अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन उनको ये बोला गया कि सर आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट 10 लाख रुपीस पर मंथ दिया जाएगा फॉर कंडक्टिंग सर्जरी, चाहे एक महीने में आपसे हम 2 सर्जरी करवाएं या 3 करवाएं या एक भी ना करवाएं या 5 करवाएं, बट यू आर गिवन फिक्स्ड 10 लाख रुपीस पर मंथ। Well, so 1.2 crore per annum, and total becomes 6 crore. Now 4.8 crore as managing director and 1.2 crore as cardiac surgeon. अब ये आपके लिए सवाल है कि 1.2 करोड़ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। अभी आंसर मत लिखिएगा, आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन। गिव द आंसर्स नाउ। सो वेल आई विल से ये मोमेंटो, ये टॉम कैट स्क्रीन पे नज़र आने के बाद जो आंसर्स आप लिख रहे हैं वो वैलिड हैं, और इससे पहले जो भी आंसर्स आपने लिखे थे वो इनवैलिड थे। आई एम होपिंग कि आप लोग समझ भी पाए हैं आज का सवाल जो मैंने पूछा है। सो समझ में आया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर पता है? आंसर नहीं पता एग्जैक्टली। चलिए वेल एनी हाउस, बट आप लोगों को तो आंसर पता है, तो आप लोग तो आंसर अपने लिखिएगा वेल लाइव चैट के अंदर। और मीनवाइल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि when I am talking about tomorrow's question, मैं एक बार फिर से बता दूँ, वो tomorrow's question tomorrow पे नहीं आ रहा है, that is day after tomorrow on the chapter of mortgages and charges.
मीनवाइल हम वो एक बार काउंटिंग कर लें, फिर मैं उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, और कल क्यों नहीं आ रहा है वो भी अभी बताऊँगा. सो द काउंटिंग आई एम स्टार्टिंग ओवर हेयर, एंड आंसर्स आपको समझ में आ गया ना. आपको क्या देना है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है. आंसर नंबर 1 येस ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, येस और नो. और आंसर नंबर 2 में भी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, येस और नो. बस इतना ही बताना है. और अब हम काउंटिंग शुरू कर लेते हैं. तो दैट इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. और डे आफ्टर टुमारो का क्वेश्चन जो है वो मॉर्गेजेस चार्जेस है, लेकिन एक चीज़ साथ में और बतानी ज़रूरी होती है कि प्राइस क्या मिलने वाला है. तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर प्लीज़ 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 प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 80 आवर्स वीडियो लेक्चर्स. तो जब मॉर्गेजेस चार्जेस का क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर जीतने वाले को, मतलब जो भी विनर होगा, एंड देयर विल बी ओनली वन विनर, he will be getting that board of directors 80 hours video lectures along with the ebook, and the lectures will be valid for 3 months, and 1.5 views will be there, 1.5 views will be there, ताकि आप आराम से दिसंबर 2020 एग्जाम्स की तैयारी कर सकें. वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट नॉलेज इज़ लाइफ टाइम एसेट, मतलब यूज़फुल फॉर लाइफ, आपकी सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है. और अब एक थर्ड एस्पेक्ट के बारे में यहाँ डील कर लूँ, रादर थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था, डिपॉजिट्स, वो भी कई लोगों ने गलत आंसर दिया. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्लास में आया था कि सर डिपॉजिट में डिफ़ॉल्ट हुआ है, 1 ईयर कंटिन्यू हो चुका है और 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, फिर एक न्यू डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, तो क्या नया डायरेक्टर अपॉइंट होते ही उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? आंसर इज़ नो. आंसर इज़ नो. वो कब डिस्क्वालीफाई होगा? ही विल बी डिस्क्वालीफाइड आफ्टर 6 मंथ्स. और ये 6 महीने का नया प्रोवाइजो लॉ मेकर ने इंसर्ट किया. क्यों इंसर्ट किया? कि ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है कि कंपनी ऑलरेडी पहले से डिफ़ॉल्टर कंपनी है, 1 साल पूरा कर चुकी है डिफ़ॉल्ट का. न्यू डायरेक्टर ये सोच कर आया है कि मैं अब अपॉइंट होने जा रहा हूँ इस कंपनी में, और मैं जाते ही ना इसका डिफ़ॉल्ट ठीक करवा दूंगा, और जो पास्ट डिफ़ॉल्ट चला आ रहा है वो मैं ठीक करवा दूंगा. और अगर वो डिफ़ॉल्ट ठीक करवा पाता है विद इन 6 मंथ्स जैसा कि वो चाहता था, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा ही नहीं. तो डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होगी नहीं अगर अपॉइंट होने के बाद विद इन 6 मंथ्स वो पास्ट डिफ़ॉल्ट्स को ठीक करवा देता है. लेकिन अगर अपॉइंट होने के बाद भी पास्ट डिफ़ॉल्ट्स कॉन्टिन्यूड रहते हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसके आने का कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 6 महीने के बाद वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ जुड़ जाती है कि ये जितने भी डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स हैं, क्या इनको डिस्क्वालीफाई होते ही इमीडिएटली उस डिफ़ॉल्टर कंपनी से विकेट करना पड़ेगा या उस डिफ़ॉल्टर कंपनी में कंटिन्यू करते रहेंगे? तो आंसर इज़ गिवन इन सेक्शन 167 कि उसको उस पर्टिकुलर कंपनी में जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है वहाँ से इमीडिएटली विकेट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर एक आदमी एक टाइम पे 20 कंपनीज में डायरेक्टर है, जैसा कि सेक्शन 165 में अलाउड है, तो डिफ़ॉल्टर कंपनी में जहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है वहाँ से विकेट नहीं करना पड़ेगा. रिमेनिंग 19 कंपनीज जहाँ पर वो डायरेक्टर है वहाँ से इमीडिएटली विकेट करना पड़ेगा. और जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है उसमें वो कंटिन्यू करेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, जब तक उसका टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता. और पर चांस अगर वो उस डिफ़ॉल्टर कंपनी का परमानेंट डायरेक्टर है अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम, तो उस कंपनी में कभी विकेट करेगा ही नहीं. अजीब सी सिचुएशंस निकल कर आती है प्रैक्टिकल लाइफ में. आई होप सारी बातें समझ में आ रही हैं. मीनवाइल आप लोग अपने आंसर्स लिख चुके हैं, मेरी टीम ऑलरेडी वो एनालाइज कर चुकी है और विनर हम अब अनाउंस कर ही रहे हैं. आई होप कि आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चलती रहेंगी. मॉर्गेजेस चार्जेस के ऊपर बस बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा. नेक्स्ट प्राइज इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 80 आवर्स वीडियो लेक्चर्स, एंड आई होप यू पीपल आर एन्जॉइंग द सीरीज़. और जो लोग विनर्स हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई होप जो लोग अभी जीते नहीं हैं लेकिन जीतने की उम्मीद में दे आर कमिंग डेली इन द सीरीज़, वो भी एंजॉय कर रहे हैं. और कुछ लोग दे आर कमिंग ओनली फॉर गेनिंग द नॉलेज. कुछ लोग तो ये कह रहे हैं सर नॉलेज मिल रही है उसी में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो जीत जाएंगे कहीं बीच में तो और अच्छा लगेगा. बट इन एनी केस वी आर कमिंग इन दिस सीरीज जस्ट टू गेन द नॉलेज. सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सीरीज ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. जय माता दी एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो. अच्छा वो तो मैं बताना ही भूल गया कि भाई कल क्यों नहीं, एक दिन का गैप क्यों? तो वो एक दिन का गैप इसलिए है कि बीच में आई एम
invited by Amity School of Law, Amity Law School, Amity University, for taking a webinar on नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो उनके कोर्स करिकुलम में भी है और लीगल एडवाइजरी के काम भी आता है। मतलब एडवोकेट जो हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनको भी एनबीएफसीज को लीगल एडवाइजेस देनी होती हैं और उनके लीगल एस्पेक्ट्स हैंडल करने होते हैं। और हम लोगों को भी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को भी कहीं ना कहीं एनबीएफसीज को सर्विसेज देनी होती है, या जो कंपनी सेक्रेटरीज एनबीएफसीज में जॉब करते हैं एज कंपनी सेक्रेटरी, बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में, एंड देयर आर सो मेनी अदर नेम्स विच आई कैन टेक। तो वहाँ पर भी सभी के लिए ही काम का है। हमारे कोर्स करिकुलम में भी है, इन द पेपर ऑफ SUB, दैट इज स्टडिंग ऑफ बिजनेस, उस पेपर में भी है, और LLB के कोर्स करिकुलम में भी है कहीं ना कहीं। LLM में भी कहीं थोड़ा बहुत टच होता है वहाँ। तो आई से आप सब लोग इनवाइटेड हैं, यू कैन कम ऑन जूम वेबिनार, और उस वेबिनार का लिंक इसी वीडियो में नीचे दिया जा रहा है। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यू विल गेट द लिंक, एंड दैट इज हैपनिंग टुमारो 2:30 PM, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दैट वेबिनार। और आप लोगों के भी काम की चीज़ें वहाँ डिस्कस होंगी रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। काइंड ऑफ 1.5 hour 2 hours वेबिनार विल बी देयर। सो गेन करने के लिए कल भी बहुत कुछ मिल सकता है आपको। यू डोंट रियली हैव टू वेट टिल डे आफ्टर टुमारो, लेकिन हैप्पी लर्निंग सीरीज विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।